नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। दोस्तों, लद्दाख का मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा भीषण होता चला जा रहा है कि भारत के स्तर से उठकर अब ये विश्व लेवल पर भी जा रहा है। विश्व के अन्य मीडिया न्यूज़ चैनल्स भी इसको कवर कर रही हैं और जिसमें भारत सरकार को सीधे सीधे दोषी ठहरा रही हैं। अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझें कि आखिर ऐसा मुद्दा क्या, देखिए हमारे जो लद्दाख के लोग हैं हमारे अपने ही लोग हैं और हमारे अपने देश का मैटर है जिसे हम लोग अपने एक टेबल पर बैठ कर सुलझा सकते हैं। इसमें हमें किसी अन्य देश के देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें देखिए ये है कि ये देखिए द गार्जियन न्यूज़ चैनल है जो कि चाइना का है। उसने ये लिखा है, लद्दाख स्टेटहुड एक्टिविस्ट अरेस्टेड डेज आफ्टर वायलेंट क्रैकडाउन बाय मोदी। वायलेंट क्रैकडाउन मतलब मोदी ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया है वायलेंटली। अब आप ये समझिए, वहाँ जो प्रोटेस्टर्स थे, ये प्रोटेस्ट क्या नाम है, पत्थर चलाएंगे, गाड़ियों को आग लगाने लग जाएंगे, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी साधन का तो पुलिस को उपयोग करना ही पड़ेगा। उन्हीं सब तरीकों का उन्होंने उपयोग किया। अब ये रियूटर्स है, उन्होंने भी देखिए खबर छापी, अल जजीरा ने भी इसको छापी है कि डेडली प्रोटेस्ट था, उसको दबाने के लिए हर तरीके का काम किया। इन सब तरीकों की खबरों को हमारी विदेशी मीडिया भी इसको छापने लग गई है और विदेश में भारत को एक तरीके से इनडायरेक्टली दोषी ठहराने साबित कर दिया गया है। एक तरीके से ये हवा बना दी गई है। अब इन्हें देखिए, प्रोटेस्ट जो हुआ है, सोनम वांगचुक जो हैं वो अरेस्ट क्यों हुए हैं इसको समझते हैं। अरेस्ट होने के बाद ये जो इनकी मांग है इसको मैं पूरा समझाऊंगा। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा तो आगे जो भी घटना घटेगी वो सब आपको पता चलता जाएगा, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। अब अगर हम इसमें देखें तो ये जो हमारा ये लद्दाख पर प्रेस नोट आया था हमारा गृह मंत्रालय का, उसमें पांचवा पॉइंट जो था, ये जो पांचवा पॉइंट है, उसमें इन्होंने दिया था कि इन्होंने अपने भाषण में अरब स्प्रिंग और नेपाल का जो जंजी प्रोटेस्ट था उसका उपयोग किया। उस इन शब्दों का उपयोग करके, इन कॉन्टेक्स्ट की बात करके, बात करने के बाद क्या नाम है, आपने पूरी तरीके से पब्लिक को होस्ट किया। तो पब्लिक देखिए जाए क्या है, वहां पे यंग पब्लिक है, आपको सुन रही थी। आप 35 दिन के लिए वहां धरने प्रदर्शन में बैठे हो। आपका क्या है कि आप कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं हो, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, विश्व में भी आपको लोग पहचानते हैं क्योंकि आप एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और आपका एक अच्छी छवि है। आप अच्छा काम पूर्व में सब करते भी आए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इसलिए लद्दाख की जनता भी आपको आइकन मानती है और आपकी बात को पूर्णतया सुनती है। और आपकी बात अगर सुनेगी, उसके बाद आप इस तरीके का अरब स्प्रिंग और जंजी प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग भड़केंगे और भड़केंगे तो इस प्रकार की परेशानियां होंगी, इस प्रकार के दंगे होंगे, इस प्रकार की चीज़ें होना लाजमी है क्योंकि यंग लोग हैं, वो सुनेंगे तो वो आगे पीछे कुछ बिना सोचे ही किसी न किसी तरीके से गलत रास्ते पे जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें अरब प्रोटेस्ट, तो देखिए अरब स्प्रिंग क्या है। अरब स्प्रिंग जो हुआ था, देखिए अल्जीरिया है, लीबिया है, आप देखेंगे ये सूडान है और ये वेस्टर्न सहारा है, अलग अलग कंट्रियाँ हैं। देखिए सीरिया है, ईरान है, तेहरान, यमन है, आप सब देखिए। जहाँ तक आप देखेंगे तो लीबिया में कितना ज़्यादा मारपीट हुई थी, कितना बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ था, तानाशाह को वहाँ से हटाना पड़ा था। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सर्कल है, इनके रंग है अलग अलग, इसके द्वारा दर्शाया गया क्या है, ऑटोक्रेसी। देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा राजतंत्र चल रहा है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है। क्या मतलब, दिखाने के लिए केवल है कि लोकतंत्र है या कुछ भी है, लेकिन पूर्णतया यहाँ पे पूर्णतया एक समझ लीजिए एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, उसका एक छत्र राज चल रहा है, पूरे पूरे देश पे उस राज कर रहा है। अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे, लीबिया हो गया, सीरिया हो गया, सीरिया की हालत भी बहुत ही ज़्यादा खराब है। यमन में भी हुती विद्रोही वहाँ के अपने सरकार के आपस में ही युद्ध चलते ही रहते हैं। इन सब तरीकों की समस्या हुई है। अब आप ये देखिए तो किस तरीके के धरना, इतने इस लेवल की भीड़ अरब स्प्रिंग में 2010 में ये हुआ था। 2010 के अंदर जब हुआ था तो इस प्रकार के लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ से शुरुआत अरब स्प्रिंग की हुई थी। लोग इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर सरकार के खिलाफ। यही प्रोटेस्ट बाद में देखिए इस तरीके से गाड़ी को पलटना, आग लगाना, लड़ाई झगड़ा, बम दगाने से लेकर बिल्डिंगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, इन सब तरीकों का भीषण युद्ध हुआ था। भीषण युद्ध, ये ऐसी स्थिति, आज तक ये कंट्रियां, 15 साल हो गए, आज तक ये कंट्रियां स्थिर नहीं हो पाई हैं। और स्थिरता नहीं आने के बाद आप क्या नाम है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ किया था जंजी प्रोटेस्ट का, ये देखिए नेपाल का पूरा मैप आप देख रहे हैं, द काठमांडू पोस्ट है, उसने दिया है कि कहाँ कहाँ पे ऐसे उन्होंने दर्शाया कि कहाँ कहाँ पे जंजी प्रोटेस्ट हुए थे, नेपाल को कहाँ कहाँ प्रभावित किए थे। प्रभावित करने के साथ आप ये देख सकते हैं कि वहाँ का जो संसद है, जो भी है, उन सब जगह पे आग लगाई गई, इस तरह से विरोध प्रदर्शन किए गए, टायर जलाए गए। क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो विरोध प्रदर्शन में आगजनी होती है,
हर तरीके वहाँ भी तो धुआं निकलता, वहाँ भी तो समस्या उत्पन्न होती, वो भी तो एक तरीके से क्या नाम है पब्लिक एक दूसरे को हार्म पहुँचाती। हम क्या है, ये नेपाल के जो लोग हैं या भारत के लोग हैं क्या करते हैं, हमारी ही पुलिस होती, हमारी जनता होती है, हम आपस में ही भिड़ रहे होते हैं। भिड़ने का कोई मतलब नहीं, जब बात को एक टेबल पे आकर ही सुलझाना है तो इस तरीके के दंगे फसाद पे कोई मतलब बनता ही नहीं है। अब अगर आप ये बात करें कि इस तरह की आगजनी, अब आप इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाषण में, जो जैसा आपके बारे में प्रेस विज्ञप्ति जो आई है जिसमें गृह मंत्रालय ने मेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उसमें जब आप इस तरीके कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग भड़केंगे, लोग भड़केंगे, आगजनी होगी, तोड़फोड़ होगी, पुलिस से मार झगड़ा होगा, ये सब चीज़ें होंगी। आपने 15वें दिन आपने पूरी तरीके से अनशन को ख़त्म कर दिया, जब देखा हिंसा हो चुकी है उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट पास किया कि क्या नाम है हिंसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से मनाना चाहिए। आपको अगर कोई बात को शांतिपूर्ण ढंग से ही रखना था तो इन सब प्रोटेस्ट के बारे में कॉन्टेस्ट का इन सब प्रोटेस्टों को आधार बनाकर भाषण देने की आवश्यकता नहीं थी। अब भाषण आपने दिया है इसलिए इस प्रकार की बात हुई है। अब आप बात करें कि आपने लद्दाख के लिए बहुत काम किए हैं, आपने लद्दाख के बच्चों की स्कूली शिक्षा अच्छी कराई है, स्कूल शिक्षा से हट कर भी आपने बहुत सारे काम किए, ग्लेशियर के लिए बचाने के लिए काम किया जिसमें आपके पूरी दुनिया में नाम हुआ था, अलग अलग अवार्डों से आपको नवाजा भी गया था। और उसके साथ साथ क्या नाम है आपने हिमालय जो है हमारा, वो हिमालय सिर्फ हमारे लिए तो है नहीं, हमारे भारत में भी हिमालय आता है, हम नेपाल में भी हिमालय आता है, भूटान में भी आता है, चाइना के अंडर में भी आता है, पाकिस्तान में आता है। नेपाल बहुत बड़े एरिया में फैला है जिसमें कई देशों के अंडर वो फैला हुआ है। आप जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप लद्दाख के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, इसका पूर्णतः सम्मान है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या नाम है क्लाइमेट चेंज क्या सिर्फ भारत का मुद्दा है या क्लाइमेट चेंज सिर्फ लद्दाख का मुद्दा है? क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल मुद्दा है। अगर हम इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझे कि जैसे कि इन्होंने बोला कि छठी अनुसूची चाहिए मुझे, अब सब पूरी बात को अब समझाऊंगा। तो इनका देखिए ये चैनल, इनका जो अपना एनजीओ है जिसको हम बोलते हैं 1994 में बना था, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसमें क्या FCRA एक लाइसेंस होता है जिसमें विदेशी फंडिंग आपको अलाउ करी जाती है, उसको सरकार ने रद्द कर दिया है क्योंकि इनको बताया गया अकाउंट में पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता न होने के कारण आपका FCRA कैंसिल कर दिया गया। अब आप विदेश से फंडिंग नहीं ले पाएंगे, विदेश से फंडिंग नहीं ले पाएंगे, आपके खिलाफ NSA लग गया है, NSA के बाद आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लद्दाख में धारा 144 लगा हुआ है, जहाँ कहीं कहीं लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, स्थिति को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया गया है, आपको जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, इन सब तरीकों के आपके साथ कार्रवाई हो गई है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, ये सरकार और आपके बीच का मसला है कि क्या वहाँ पे ऐसी क्या घटना घटी थी, ऐसी क्या कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, क्या आया है जिसके आधार पे आपको गिरफ्तार किया गया है, जो किया गया है। अगर हम आगे इसमें समझें तो क्या नाम है आपकी जो हैं प्रदर्शनकारी जो भी थे उनकी क्या मांग है, उन्होंने मांगे देखिए 4 रखी हैं। उन 4 मांगों में से कौन सी जायज़ है ना जायज़ है क्या है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ आगे। इसमें इनका कहना था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग थी छठी अनुसूची, जो कि पूरी दुनिया जान चुकी है, भारत का बच्चा बच्चा जान गया है कि हमारा संविधान होता है उसमें अनुसूचियां होती हैं, अनुसूचियों में छठी अनुसूची क्या है इसके बारे में भी लोग जान चुके हैं। इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया है। लोकसभा सीटें बढ़ाकर 2 की जाएं। देखिए लद्दाख में पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया वाइज बहुत बड़ा है, वो एरिया वाइज बड़ा होने के बाद इनके पास लोकसभा की 1 सीटें हैं, 1 से बढ़ाकर 2 लोकसभा सीटें कर दी जाएं, प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, उससे फंडिंग बढ़ेगी, फंडिंग बढ़ने के बाद क्या होगा, लद्दाख का विकास और अच्छी तरीके से करा जा सकता है। आपकी मांग ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें आप कोई गलत नहीं कह रहे हैं। आप सरकार के साथ बात कर रहे हैं तो सरकार भी आपकी बात को मानेगी और शायद हो सकेगा तो आपको 2 सीटें भी मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक बातचीत का मुद्दा है जो आपको लोग एक टेबल पर बैठ के इसको सुलझा सकते हैं। अब जनजातियों को आदिवासी का दर्जा मिला जाए, ये भी सरकार और आपके बीच का मुद्दा है। लेकिन ये छठी अनुसूची है और ये राज्य का दर्जा है, इस पर सरकार बात करने को तैयार क्यों नहीं है? अगर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अब ये क्यों नहीं है इसको हम समझें तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप इसमें आगे देखेंगे तो ये देखिए आप छठी अनुसूची में क्या है कि हमारा असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और ये हमारा त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे हमारी छठी अनुसूची के अंतर्गत ये राज्य आते हैं। इनके अंदर क्या है कि इनके ये स्टेट हैं, ये यहाँ के स्टेट हैं सारे, तो इनके यहाँ अपनी विधानसभा है,
यहाँ अपना इनका मुख्यमंत्री है, इनकी अपनी पुलिस है, इनका अपना नियम कानून है। लेकिन छठी अनुसूची के अंतर्गत आने पे यहाँ पे छोटी छोटी परिषदें बनी हुई हैं, ऐसे करके परिषदें बनी। मैं एक गोले के माध्यम समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, इनको एक परिषद बने, स्वायत्त शासी परिषद है, जिनका खुद का अधिकार होता है कानून बनाने का, खुद ही न्याय भी कर सकते हैं पूरी तरीके से। मतलब एक स्टेट है, उसके अंदर एक स्टेट है, क्योंकि स्टेट जो भी नियम कानून बनाएगा इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब मान लीजिए भारत सरकार कोई चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, मान लीजिए रोड ही बनाना चाहती है, ट्रेन लाना चाहती है। अब ट्रेन के लिए रेलवे ट्रैक जो बिछाना होगा, उसमें क्या करना रहेगा कि पहले वो स्टेट से बात करेंगे, स्टेट से बात बन जाएगी, स्टेट से बात बनने के बाद आपको भी संवैधानिक अधिकार है, आपका अपना नियम कानून है, तो आपके नियम कानून के आधार पर आपको भी सेंटर के साथ में एक सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, उसके बाद ये ऑटोनॉमस बॉडी जो ये है, इसको ये तीन लोग मिल के तब जब एक किसी पायदान पर आएंगे, कोई एक बात पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे पटरियां बिछ सकती हैं, उसके बाद रोड बन सकती है। इस प्रकार की एक समस्या है। देखिए ये यहाँ पे तो चल पा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, केवल एक ये बांग्लादेश है, सॉरी एक केवल बंगाल बांग्लादेश सॉरी बांग्लादेश है जिससे इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसके वजह से भारत में टेंशन बहुत सारी हो रही है। रोहिंग्या नाम का एक बहुत बड़ी समस्या है वेस्ट बंगाल में। देखिए क्या नाम है, हर तरफ से, यहाँ से इस तरफ से, हर तरफ से क्या नाम है, बाहरी लोग हमारे देश में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। ये एक अपने आप में समस्या है जिसको सरकार काम कर रही है, इस पे इसको नियंत्रित किया जाए। लेकिन अगर इसी बात को हम इस टॉपिक से हट के अब इसमें समझे कि ये जो स्टेट रोड है, छठी अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो पूरी बातें आ रही हैं, इसमें अगर हम इसमें देखें तो इसमें देखिए छठी अनुसूची में इनको फायदा क्या क्या होता है। छठी अनुसूची में मैंने आपको क्या बताया, स्वायत्त स्वशासन हो जाता है, मतलब अपना खुद का शासन होता है। खुद का शासन का मतलब होता है पहले केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंदर भी एक सरकार चलेगी जो एक छोटी सरकार के रूप में काम कर रही होगी। उसके बाद क्या है, संस्कृति का संरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। आप आदिवासी हैं, आपका जंगल जमीन आपको प्रेम है, आप उसको पूर्णतया बचा सकते हैं। कानून बनाने का भी अधिकार आपको मिल रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर भी नियंत्रण है, प्राकृतिक संसाधनों का कोई भी बाहरी आदमी दोहन न कर सके, इसका पूरे तरीके से उपयोग करके आपको कोई आपका हक न मार सके, इसलिए ये छठी अनुसूची जायज है। अब ये देखिए, आप लद्दाख का मैप देख रहे हैं। लद्दाख में देखिए कुछ इस प्रकार जो दिखाया गया, कारगिल मान लीजिए छठी, ये एक राज्य बन गया है। आप एक इमेजिन करिए कि इसको राज्य बना दिया गया है, एसटी से हटाकर एक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अब ये जब राज्य बन गया, ये राज्य बन गया, राज्य के अंदर इसको छठी अनुसूची भी मिल गई। तो छठी अनुसूची में मान लीजिए यहाँ पे ट्राइबल जो रह रहे हैं, इनकी अपनी परिषद है, उन परिषदों का अपना नियम कानून है, सब चीज़ें हैं। अब भारत सरकार ने बोला कि हम यहाँ पर रोड बनाना चाहते हैं, या हम कोई एयर स्ट्रिप बनाना चाहते हैं, या सेना का कोई कैंप बनाना चाहते हैं, कोई बंकर बनाना चाहते हैं। अब आपकी ये ज़मीन है, इसमें संवैधानिक अधिकार छठी अनुसूची के अंतर्गत आते ही आपको मिल गया है, आपका अपना नियम कानून है। जब भारत सरकार यहाँ पे आएगी, इसको बनाना है कि हमें क्या नाम है, सारी चीज़ें बनानी है, कंस्ट्रक्ट करना है, तब आप क्या होगा कि मैं स्टेट से परमिशन लूँ, स्टेट को मनाने के बाद क्या नाम है, मुझे आपके साथ बात करनी होगी। एक सिंगल मुद्दे को, पूरे मुद्दे को जब एक समाधान आने में 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। अब इतना समय अगर लगता है, उसके बाद ये बैठा हुआ है चाइना, इधर बैठा हुआ है पाकिस्तान, ये देखिए पाकिस्तान, कटोरिस्तान। अब ये पाकिस्तान ने भी कुछ यहाँ पे LOC है जो कि वो इनलीगल रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना ने भी इनलीगली हमारे देश पे कब्जा करके रखा हुआ है। अब आए दिन चाइना कुछ ना कुछ टेंशन करता रहता है। टेंशन करने से क्या होगा कि वो उसकी एक सबसे पुरानी आदत क्या है कि वो अतिक्रमण करता है, किसी भी देश में घुसता है, बताता है कि ये मेरी ज़मीन है, और इसको उसमें लड़ाई जैसी इसका इस्तेमाल करता है, आपके देश में भी हिंसा भड़काएगा, अलग अलग तरीक़ों से परेशान करके स्थितियां गड़बड़ करेगा। कभी यहाँ पे सेना भेज देगा, ये लाइन को बढ़ा के यहाँ कर देगा, तो ये सब तरीक़ों की प्रॉब्लम होती है। तो हमारी भी भारत की सेना पूर्णतः इसको जवाब देती है, इनको पीछे ढकेलती है। क्यों? क्योंकि आज ये यूटी है। यूटी होने के बाद से क्या नाम है, भारतीय सेना इस पर बहुत अच्छे तरीके से एक्शन ले पा रही है। लेकिन अगर यहाँ इन्होंने, जैसे चाइना ने, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारा, ये देखिए एक पहले आप एक चीज़ देख ली, ये देखिए पैंगोंग झील है। ये पैंगोंग झील जहाँ है,
चाइना ने उसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ये देखिए लद्दाख का जो इलाका है, यहीं पे ही चाइना ने देखिए ये कंस्ट्रक्शन किया है। इसमें बंकर्स बनाए हैं, इसमें इन्होंने तेल के डिपो बनाए हैं, सब तरीके की चीज़ें बना के रखी हैं। ऐसा मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी फ़ोटो हैं। अब मैंने क्या बोला कि चाइना ने 2020 में, जब ये 2019 में इसको यूटी बनाया गया था, तब चाइना ने 2020 में स्टेटमेंट दिया था कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य उद्देश्यों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध करते हैं। बुनियादी ढांचे का मतलब क्या होता है कि जैसे बंकर बनना, रहने का स्थान बनना, सड़क बनना, ये सब चीज़ें, एयर स्ट्रिप बनना, ये सब बुनियादी ढांचे के अंदर में आते हैं। इसमें दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर किसी भी पक्ष को सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक साथ बैठे हैं, अगर ऐसा कुछ करना है तो एक दूसरे को बताएं तब ये काम करें। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना की हम बात मानते हैं। और बस जिससे स्थिति जटिल हो जाए, मतलब जिससे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्थिति जटिल हो जाए। अगर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करते, एक छोटी सी एक प्यार से धमकी दी है इन्होंने, ताकि दोनों पक्षों द्वारा स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयासों को कमजोर होने से बचाया जा सके। मतलब जो हमारा सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें हम एक टेबल चेयर पर बैठ के पूरी बातों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कमजोर हो सकता है अगर आपने वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी बुनियादी ढांचे का विकास किया तो। अब आप ये देखिएगा, ये जो खबर है एनडीटीवी की है, एनडीटीवी ने खबर छापी है। ये आपको एनडीटीवी शायद दिख नहीं रहा होगा, एक मैं दिखाता हूँ। मैं, ये एनडीटीवी ने खबर छापी है, जिसमें देखिए उन्होंने सीधा सीधा ये दिखाया है कि मार्च 21, 2024 को कुछ इतना सा एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ था। देखिए इतना सा एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ था, ये हमारे पैंगोंग हिल के आसपास का एरिया है। और उसके बाद जनवरी 2025 में ये इस एरिया का कंस्ट्रक्शन मार्च 2024 का है, ये 2024 का है ये, और ये 2025 का है जनवरी का। जनवरी 2025 में इन्होंने इतना बड़ा एरिया केवल 10 महीने के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लिया। रहने सहने का स्थान बना लिया, आपने बंकर्स बना लिए, तेल का डिपो बना लिया, एयर स्ट्रिप तैयार कर रहे हैं, आप हर तरीके की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ये हमारा न्यूज़ में ये बताया गया है। अब उसके बाद क्या है, अभी ये हाल ही में छापा गया है कि सैटेलाइट इमेज निकाली गई है लद्दाख की पैंगोंग झील जो है उसके पास में, क्या ना अंडरग्राउंड फ्यूल बनाया, ये देखिए बनाया गया, सब तरीके की चीज़ें और भी सारी चीज़ें ये चाइना इनलीगली बना रहा है। अब चाइना बना रहा है, एक तरफ चाइना स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि आप अगर भारत इन सब तरीकों का कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो इससे हमारी टेंशन बढ़ेंगी और हमें क्या नाम है, जो हम सीमा विवाद का मुद्दा सुलझाना चाह रहे हैं सुलझाने में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी तरफ चाइना बहुत तेजी से 8-8, 10-10 महीने में बहुत बड़े स्केल पे ऐसा काम कर रहा है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता चला जा रहा है। अब आप ये देखिए कि क्या नाम है, जो लद्दाख है, नहीं वो सॉरी करता चला जा रहा है, ये जो भी ये चीज़ें कर रहा है, इससे करेगा भारत को क्या नुकसान होगा। भारत एक का लद्दाख जो है वो सीमावर्ती राज्य है, जो सीधे सेंटर के अंडर में आता है। यूटी होने पे क्या होता है, सेंटर उस पर डायरेक्ट कमांड करती है, डायरेक्ट आदेश देती है, डायरेक्ट तरीके का काम कर सकती है। अब उसमें आपका कहना है कि हमारा क्लाइमेट चेंज का है, जो आपका हिमालयन है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। हिमालय एक देश में, खाली भारत में नहीं है, हिमालय पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, चाइना में भी, सब जगह है। इस तरीके का जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, इससे भी तो लद्दाख के क्लाइमेट में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा होगा। और लद्दाख के क्लाइमेट में अगर परिवर्तन आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आपको इसके एवज में भी आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात जो है, चाइना के द्वारा जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इससे जो भी पोल्यूशन फैल रहा है, क्या वह पोल्यूशन भारत में नहीं आ रहा होगा? क्या कोई बॉर्डर किसी देश में ऐसे खींच जाता है तो हवा चल के इधर नहीं आती है क्या? या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका खामियाजा हमको नहीं भुगतना पड़ेगा? तो सारा मुद्दा और सारे तरीके की परेशानी भारत पे ही थोप देना कहीं से भी जायज़ नहीं है। क्योंकि देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक पूरा ग्लोबली मैटर है, ये हर देश के लोगों का अपना ये मैटर है, ये खाली एक किसी देश ने ठेका नहीं ले रखा है। आप ये देख रहे होंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हुआ था हमारा 1760 टू 1840 में, उसमें यूरोप हो गए, यूएसए हो गए, फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गए, सबने बहुत धड़ल्ले से विकास किया अपना, पूरी इंडस्ट्री लगा दी, बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन हुआ। और पोल्यूशन होने का एक सबसे बड़ा खामियाजा क्या निकला कि आप हमारी ये धरती देख रहे हैं सुंदर सी, वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि 1.1 से 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया।
आज 2024 का जो डेटा है, 2024 में अर्थ का टेम्परेचर 1.45 टू 1.5 के आसपास है, 1.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है। अर्थ का 2 डिग्री सेल्सियस जिस दिन टेम्परेचर पहुंच जाएगा, अर्थ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप बताइए, यूएसए हो गए, ठीक है, अब उसके बाद क्या नाम है, दूसरा दूसरा हो गया यूरोप हो गया, ईयू की सारी कंट्रियां आप ले लें, लगभग कंट्रियां सब अपना जो भी विकास कर रही थी। अब ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी में खाली अमेरिका और यूरोप ही रह रहे हैं, एशियन कंट्रीज भी रह रही हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज भी रह रही हैं, सब रह रहे हैं। जो कि देख कुछ इतने एरिया में, मान लिया अमेरिका रह रहा है, इस एरिया में यूरोप रह रहा है, इन्होंने पूरा विकास अच्छे से कर लिया अपना। पॉल्यूशन पूर्णतः बहुत बड़े लेवल पे फैला, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ी, धरती का टेम्परेचर बढ़ा, जिसका खामियाजा हम भारतीय भी भोग रहे हैं। गर्मी ऐसा नहीं हमारे देश में नहीं पड़ती, या हमारे देश में क्लाइमेट चेंज का कोई असर नहीं हो रहा है, बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, या बाढ़ नहीं आ रही है, लैंडस्लाइड नहीं हो रही है, बादल फटने घटने सारी कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है। आपने अपने आप को डेवलप कंट्री बना दी है। आपकी डेवलप कंट्री बनने के बाद अब आप पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पे किसी सारी कंट्रियों को कार्बन एमिशन में कमी लानी चाहिए। ये सब तरीके की बातें उठती हैं। लेकिन आप अगर इसमें देखेंगे, जो क्लाइमेट ये चेंज है, परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसकी रैंकिंग है 2025 का, जिसमें भारत 10वां स्थान रखता है। ये हमारे भारत है, 10वां स्थान भारत रख रहा है। 10वें स्थान के साथ भारत बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम पूरे देश में सोलर लगा रहे हैं ताकि हमारे कोयले से निर्भरता हटे, ताकि हम अपने आप को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ाते ले जा सकें। अब आप बात कर रहे हो कि क्या नाम है, एक लद्दाख का मुद्दा उठा रहे हो कि हिमालय में ऐसे ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे। तो आप यही बात करें चाइना का, तो चाइना देखिए 55वें नंबर पे बैठा हुआ है क्लाइमेट चेंज में। क्यों? क्योंकि धड़ल्ले से विकास कर रहा है। इसने लद्दाख में बहुत सारी तरीके का डेवलपमेंट कर रखा है, बहुत ज़्यादा एक जगह जगह पे बना रखा है। उसके काउंटर में भारत को भी बनाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें आप ये देख रखें जब रैंकिंग में कि इस तरीके, अब इंडिया की इतनी अच्छी रैंकिंग है कि इंडिया इस लेवल पे काम कर रहा है, तो इस तरीके से इंडिया को ही पूरे वर्ल्ड में टारगेट कर लेना एक लद्दाख के मुद्दे पे कहीं से भी जायज़ नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो आपका ये देखेंगे, ये देखिए अब लद्दाख का जो पूरा मैप है, इसमें जो चाइना बैठा हुआ है, ये पैंगोंग झील है, ये जो पैंगोंग झील है, इसी के बगल में यहाँ डेवलपमेंट, कहीं यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट सब कर रहा है चाइना। अब आपको अगर हम छठी अनुसूची के अंतर्गत ले आएंगे, छठी अनुसूची के अंतर्गत आने के बाद भारत सरकार को जो रोड बनाने में या कोई टनल बनाने में या कोई एयर स्ट्रिप बनाने में देरी होगी, तो चाइना के द्वारा जो आए दिन कुछ ना कुछ टेंशन्स क्रिएट करता रहता है, तो उसके काउंटर्स हम कैसे करेंगे? उसको काउंटर करने के लिए भारत को पूर्णतया यहाँ पर विकास करना पड़ेगा, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे चाइना से यहाँ पे पूर्णतया टक्कर लेनी है, अपनी भूमि की रक्षा करनी है, तो हमें छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे। यही भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपके एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, हमारा तेलंगाना हो गया, हमारा झारखंड हो गया, हमारा ऐसा राज्य नहीं है। आप डायरेक्ट चाइना से आप पूरा ये कंट्री अपने अपने स्टेट को साझा करते हो। आपका बॉर्डर ये चाइना से लग रहा है। चाइना से बॉर्डर लगने के बाद, पाकिस्तान से बॉर्डर लगने के बाद कभी भी इन्होंने आज तक भरोसा करने का लायक काम किया है? 1947 में जब हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था, जब अंग्रेज 1947 में भागे, उसके बाद से पाकिस्तान और चाइना ने लगातार भारत को डिस्टर्ब करने का ही प्रयास किया है। अब भारत को लगातार अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, ये देखिए कश्मीर है, यहाँ पे पाकिस्तान आए दिन परेशान करता है, लेकिन वो यहाँ भी चाइना के सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट करता ही रहता है, आगे करेगा भी। तो इसलिए भारत को काउंटर में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे लोग सेना के लिए सुविधाएं उत्पन्न करेगी। जाहिर सी बात है, जो हमारे सेना के जवान है, वहाँ पे रोड नहीं हो तो क्या पैदल जाएंगे? वहाँ पे कोई भी बात आ जाएगी कि क्या वहाँ पैदल जाएंगे? एक भी तरीके की कोई टेंशन हो जाती, सामान को पहुँचाना, गाड़ी वहाँ तक पहुँच सके, सेना की गाड़ी टाइम से पहुँच सके, हर तरीके की समस्या आ सकती है। इसलिए इतना तो विकास तो होएगा ही होएगा। अब थोड़ा बहुत लद्दाख के क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे। देखिए क्या है, हिमालयन जगह सेंसिटिव प्लेस है, आएगा, लेकिन भारत सरकार उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे डेवलपमेंट करे, ये भारत सरकार का अपना काम रहेगा। अब आप ये बताइए कि सोनम वांगचुक अपनी जगह पे गलत है या भारत सरकार अपनी जगह पे गलत है?
क्योंकि सोनम वांगचुक का जो भी है क्लाइमेट को लेके है, छठी अनुसूची को लेके है, आप किसी भीड़ को इकट्ठा करिए और भीड़ को इकट्ठा करने के बाद अपनी किसी मांग को रख दीजिए। तो आपकी हर मांग जायज़ नहीं हो सकती है, कभी कभी आपको रणनीतिक रूप से भी देखना होगा। सारा कुछ हम पर्यावरण की दृष्टि से देख लें तो पूरे भारत में कहीं भी मकान नहीं बनने चाहिए। एक तरफ ही बिल्डिंग खड़ा करिए, पूरी पूरी पब्लिक को वहीं बसा दीजिए, सिंगल प्लॉट पे कोई घर बना के भी ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बनाया जाए, ज़्यादा रोडें कम कर दी जाए। ऐसा तब विकास हो सकता है, तब आप पर्यावरण का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अब आप करें कि क्या नाम है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी ना हो और देश भी सुरक्षित रह जाए, तो ये कहीं से भी संभव नहीं है। अगर मेरा पड़ोसी अच्छा होता तो अपने आप में एक बार ये सोचा जा सकता था, लेकिन जब पड़ोसी ही अच्छा नहीं है तो ऐसा सोचना नामुमकिन सा लगता है। अब ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ना सोनम वांगचुक को गलत ठहरा रहा हूँ, ना मैं भारत सरकार को गलत ठहरा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात को रखा हूँ। आपका अपना क्या विचार है उसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल विद्यालय ग्लोबल है, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग का इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कारम।